समय ने पीढ़ियों को आपस में जोड़ा है, लेकिन समय वास्तव में हमें कैसे जोड़ता है? आइए इस कहानी को जानें। कहानी 2450 ईस्वी में शुरू होती है। एक विशाल अंतरिक्ष यान सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर यात्रा कर रहा है, एक ऐसे ग्रह की खोज में जहां मनुष्य रह सके। पूरे यान में केवल एक ही इंसान है, जीना नाम की एक महिला। हालांकि वो पूरी तरह से अकेली नहीं है। रोस्को नामक एक उन्नत एआई प्रणाली अंतरिक्ष यान के प्रबंधन और सुरक्षा में उसकी मदद करती है। इस समय तक अत्यधिक जनसंख्या और प्रदूषण के कारण पृथ्वी पूरी तरह से निर्जन हो चुकी थी। अंततः पृथ्वी पर मानवता का सफाया हो गया। यह अंतरिक्ष यान अब मानव जाति की अंतिम आशा को अपने साथ लिए हुए है। जीना हजारों बच्चों के संरक्षित डीएनए नमूने ले जा रही है। योजना इन नमूनों का उपयोग एक नए ग्रह पर करके मानवता को वापस लाना और प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना है। जीना ने ये यात्रा 200 साल पहले शुरू की थी और गंतव्य तक पहुंचने में अभी भी उसके पास 20 साल शेष हैं। इस युग में मनुष्यों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर सकती थी, जिससे जीना 2 शताब्दियों तक अकेले ही जहाज को चलाती रही और उसकी देखभाल करती रही। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक गंभीर समस्या सामने आ जाती है। रोस्को बताता है कि जहाज के अंदर ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है। जीना तुरंत ग्रीनहाउस में जांच करने जाती है और रोस्को का अनुमान सही निकलता है। ग्रीनहाउस के कुछ पौधे संक्रमित हो गए हैं। अगर संक्रमण फैलता है तो जहाज में ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी। जीना तुरंत समस्या का स्रोत खोजने में जुट जाती है। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वो जितने भी संक्रमित पौधे देख पाती है उन्हें निकालकर अंतरिक्ष में फेंक देती है। हालांकि रोस्को की गणना के अनुसार समस्या का समाधान नहीं हुआ है। संक्रमण अभी भी जहाज में कहीं मौजूद है। वे पहले ही अपनी 5% ऑक्सीजन और बिजली खो चुके हैं। अगले कुछ दिनों तक जीना लगातार काम करती रहती है, लेकिन स्थिति और बिगड़ती जाती है। इतने लंबे समय तक अकेले रहने के कारण वो अकेलेपन से निपटने के लिए अक्सर रोस्को से बात करती है। एक पल रोस्को सोचता है कि अगर जहाज पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो क्या होगा। अगर उन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पूरी मानव जाति हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। भले ही मनुष्यों ने बुढ़ापे को नियंत्रित करने की क्षमता सहित अद्भुत तकनीकें विकसित कर ली हों, फिर भी इतनी प्रगति के बावजूद वे प्रकृति की शक्ति से बच नहीं सकते। जीना हार मानने को तैयार नहीं है। ऊर्जा बचाने के लिए वो रोस्को को जहाज की सभी अनावश्यक बत्तियां बंद करने का आदेश देती है। फिर वो एक विशेष एंटीवायरस घोल बनाती है और रोस्को को इसे पूरे जहाज पर छिड़कने के लिए कहती है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। दुर्भाग्य से ये छिड़काव कारगर नहीं होता। अब जीना को सच्चाई का एहसास होता है। अगर समस्या बनी रही तो वे शायद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन वे अपने गंतव्य के बहुत करीब हैं और वो मिशन को विफल नहीं होने दे सकती। वो एक अंतिम योजना बनाती है, क्योंकि वे ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पौधा संक्रमण का कारण बन रहा है। जीना फैसला करती है कि उन्हें जहाज से सभी पौधों को हटाकर अंतरिक्ष में फेंक देना चाहिए। उसके बाद वे जहाज को पूरी तरह से कीटाणु रहित कर सकते हैं और नए पौधे उगा सकते हैं। रोस्को उसे चेतावनी देता है कि यह योजना बेहद जोखिम भरी है। पौधों के बिना जहाज बहुत जल्दी ऑक्सीजन और ऊर्जा खो देगा। भविष्य के मनुष्यों के डीएनए नमूनों को जीवित रहने के लिए स्थिर ऑक्सीजन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि इनका स्तर बहुत कम हो जाता है तो नमूने नष्ट हो जाएंगे और मानवता का भविष्य समाप्त हो जाएगा। जीना चुपचाप जवाब देती है कि ऑक्सीजन और ऊर्जा को बचाया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब उनमें से एक जीवित न बचे। कौन? मिशन को पूरा करने के लिए उनमें से जीना या एआई सिस्टम। परिणाम के आधार पर या तो जीना ऑक्सीजन बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान देगी या रोस्को ऊर्जा बचाने के लिए खुद को बंद कर देगा, क्योंकि मिशन को सफल होने के लिए उनमें से एक को सब कुछ त्यागना होगा। 2 दिनों के भीतर एआई रोस्को ने सभी गणनाएं पूरी कर ली। परिणामों से पता चला कि मिशन को पूरा करने के लिए जीना का जीवित रहना थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन अंतर बहुत कम था, केवल 0.2 अंक। जीना ने डेटा को ध्यान से देखा। वास्तव में वो और रोस्को दोनों लगभग समान रूप से महत्वपूर्ण थे। जीना के थोड़ा ऊपर होने का एकमात्र कारण ये था कि वो मनुष्य थी। मनुष्यों के पास कुछ ऐसा था जो मशीनों के पास नहीं था, 0.2 का भाग्य कारक। रोस्को ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया। मनुष्य स्वभाव से आशावादी और भावुक होते हैं। जब उन्हें असंभव परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो वे कभी कभी अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अचानक भारी वजन उठा सकती है। मनुष्य कभी कभी भावनाओं, सहज ज्ञान और आशा के बल पर संभावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मशीनें ऐसा नहीं कर सकती। वे केवल अपनी प्रोग्रामिंग के दायरे में ही काम कर सकती हैं। वे उससे आगे नहीं जा सकती। इसका मतलब था कि जीना को एक दर्दनाक फैसला लेना था। उसे कांपते हाथों से रोस्को को बंद करना था, वो एआई जो 200 वर्षों से उसका साथी था। जीना ने जहाज का मुख्य नियंत्रण पैनल खोला। रोस्को ने आखिरी बार बात की। उसने उसे बताया कि जैसे ही वो अपने सामने का लीवर खींचेगी, एआई सिस्टम हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। उस क्षण के बाद जीना को सब कुछ अकेले संभालना होगा। नेविगेशन, मरम्मत, ग्रीनहाउस का पुनर्निर्माण, डेटा सिस्टम का रखरखाव, सब कुछ। बंद होने से पहले रोस्को ने मानवता को बचाने में उसे शुभकामनाएं दी। आंखों में आंसू लिए जीना ने आखिरकार लीवर खींच दिया। 2 शताब्दियों में पहली बार वो सचमुच अकेली थी। रोस्को हर पल उसके साथ था, उसे जगाए रखता, जहाज की निगरानी करता, अंतरिक्ष में उसका मार्गदर्शन करता, लेकिन अब केवल सन्नाटा था। फिर भी जीना ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ग्रीनहाउस का पुनर्निर्माण शुरू से शुरू किया।
नए पौधे उगाने की तैयारी की, लेकिन उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास भी हुआ कि यात्रा के शेष 20 वर्षों के दौरान उसे मदद की जरूरत होगी। इसलिए उसने कृत्रिम रूप से ऐसे बच्चे पैदा करने का फैसला किया जो उसकी सहायता कर सके। कृत्रिम रूप से मनुष्यों को बनाने और यहाँ तक कि उनकी उम्र बढ़ने को नियंत्रित करने की तकनीक वास्तव में 300 साल पहले 21वीं सदी में खोजी गई थी। इसे एलिक्सिर नामक एक निजी कंपनी ने विकसित किया था। इस कंपनी ने मानव डीएनए को प्रोग्राम करने की क्षमता में महारत हासिल कर ली थी। वे उम्र बढ़ने को रोक सकते थे, उसे उलट सकते थे या उसे तेज भी कर सकते थे। 3 शताब्दियों पहले मनुष्यों ने लगभग मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन अगर मानवता ने इतनी शक्तिशाली उपलब्धि हासिल कर ली थी तो वे विलुप्ति के इतने करीब कैसे आ गए? इसे समझने के लिए हमें 45,000 साल पीछे जाना होगा। उस समय मानवता एक प्रजाति नहीं थी। 2 प्रकार के मनुष्य थे, निएंडरथल और होमो सेपियंस। पाषाण युग के दौरान 4 सदस्यों का एक छोटा निएंडरथल परिवार एक गुफा में रहता था। परिवार का मुखिया त्रोन नाम का एक व्यक्ति था। वो कुछ समय से बीमार थे। उस युग में कोई कारगर दवा नहीं थी। छोटी मोटी बीमारी भी जानलेवा हो सकती थी। त्रोन की पत्नी हारा और उनके 2 बच्चे उनके लिए बहुत चिंतित थे। बीमारी के बावजूद त्रोन हर दिन शिकार पर जाते थे ताकि उनका परिवार भूखा न रहे। एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि हारा को उन्हें खुद गुफा में वापस लाना पड़ा। दिन बीते गए लेकिन वे ठीक नहीं हुए। उन्होंने जड़ी बूटियों और पारंपरिक उपचारों से उन्हें ठीक करने की कोशिश की। गुफा के बाहर जीवन खतरनाक था। जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते थे, लेकिन अगर वे ज्यादा देर तक अंदर रहते तो भूख से मर जाते। चूंकि त्रोन शिकार करने के लिए बहुत कमजोर थे, इसलिए हारा ने अपनी बड़ी बेटी लाक को शिकार करना सिखाना शुरू कर दिया ताकि अगर उसके माता पिता को कुछ हो जाए तो वो जीवित रह सके। एक दिन छोटी लाक ने गर्व से पत्थरों से आग जलाना सीख लिया। उत्साहित होकर वो अपनी माँ को बताने के लिए गुफा में दौड़ी, लेकिन अंदर पहले ही एक दुखद घटना घट चुकी थी। उसके छोटे भाई की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। भारी मन से त्रोन, हारा और लाक ने अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य को दफनाया। सौभाग्य से कुछ समय बाद त्रोन धीरे धीरे ठीक हो गया। जब उसकी शक्ति वापस आई तो उसने अपनी पत्नी और बेटी के हाथों के निशान गुफा की दीवार पर उकेर दिए। अपनों की यादों को संजोने का उनका तरीका। कुछ ही समय बाद हारा, जो गर्भवती थी, को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। त्रोन उसे गुफा में ले आया और लाक को बाहर इंतजार करने को कहा, जबकि वो बच्चे के जन्म में मदद कर रहा था। एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन प्रसव के बाद हारा का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ गया। कई दिनों तक बीमार रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब केवल त्रोन, लाक और नवजात शिशु ही बचे थे। वे अपनी गुफा के पास शिकार करते रहे और जीवन यापन के लिए संघर्ष करते रहे। कई साल बीत गए। एक दिन उन्होंने आसपास अन्य मनुष्यों को देखना शुरू किया। ये लोग उनसे अलग दिखते थे। वे होमो सेपियंस थे। पहले तो दोनों समूह एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन त्रोन चिंतित हो गया। उसे डर था कि यह अजनबी उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसने गुफा छोड़कर अपने बच्चों के साथ किसी सुरक्षित जगह पर जाने का फैसला किया। लेकिन अगले दिन यात्रा करते समय उन्होंने उन्हीं लोगों को फिर से देखा। अब त्रोन सचमुच डर गया। वो बार बार दिशा बदलता रहा, उनसे बचने की कोशिश करता रहा, ये सोचकर कि यह अजनबी उसके परिवार का पीछा कर रहे होंगे। एक सुबह जब त्रोन और उसके बच्चे जागे तो उन्हें एक भयानक बात का एहसास हुआ। अजनबियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। त्रोन तुरंत अपने बच्चों के साथ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। अजनबी होमो सेपियंस थे और चूंकि त्रोन का परिवार निएंडरथल था, इसलिए दोनों समूह एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। तभी एक आदमी आगे बढ़ा। हमला करने के बजाय उसने साधारण हाथ के इशारों से बात की। उसने दिखाया कि वे खाना लाए हैं और उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। बच्चों को देखकर उन्हें दया आई और वे मदद करना चाहते थे। उन्होंने त्रोन के परिवार को खाना दिया और फिर अपने कबीले की ओर वापस चलने लगे। पीछे से लाक ने चुपके से सुझाव दिया कि उन्हें भी उनके पीछे चलना चाहिए। अकेले रहना बेहद खतरनाक था। पाषाण युग में मनुष्य कबीलों और समुदायों में रहकर सुरक्षित रह सकते थे, लेकिन त्रोन को शक था। ये लोग अलग थे, उनकी अपनी एक भाषा थी और वे ज्यादा संगठित लग रहे थे। शारीरिक रूप से होमो सेपियंस निएंडरथल से अधिक बलवान नहीं रहे होंगे, लेकिन वे अधिक बुद्धिमान और रणनीतिक थे। इसी बात ने त्रोन को बेचैन कर दिया। फिर भी जब वे उस जनजाति तक पहुंचे तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। पूरे समूह ने त्रोन और उसके परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उन्हें जनजाति में स्वीकार कर लिया। त्रोन की शक्ति उनके लिए बहुत मूल्यवान थी। वो जंगली जानवरों और अन्य खतरों से समूह की रक्षा करने में मदद कर सकता था। उन प्राचीन काल में होमो सेपियंस जनजातियों में शामिल होने वाले अंतिम निएंडरथल ही जीवित बचे। जो गुफाओं में अलग थलग रहे वे धीरे धीरे लुप्त हो गए और अंततः विलुप्त हो गए। वर्ष बीतते गए, लाक बड़ी हुई और अंततः उसी व्यक्ति से विवाह कर लिया जिसने उन्हें पहली बार भोजन दिया था। उस समय निएंडरथल और होमो सेपियंस आपस में संतान उत्पन्न करने में सक्षम थे। इसी कारण आज भी आधुनिक दुनिया में वर्ष 2026 में लगभग 96% मानव डीएनए होमो सेपियंस से आता है, जबकि लगभग 4% निएंडरथल से आता है। दूसरे शब्दों में आधुनिक मनुष्य अधिकतर होमो सेपियंस हैं, लेकिन निएंडरथल का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी हमारे भीतर जीवित है, अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं होमो सेपियंस जनजाति में शांतिपूर्वक। यही से कहानी वर्तमान समय वर्ष 2026 में पहुंचती है। इस समय क्लेयर और ग्रिक नाम का एक जोड़ा है। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन नौकरियों के कारण उन्हें अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता है। समय के साथ दूरी उनके रिश्ते में तनाव पैदा करने लगती है। क्लेयर एक शोध प्रयोगशाला में काम करती है जहां वह
मानव इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए प्राचीन कंकालों का अध्ययन करती है। हाल ही में उसकी शोध टीम ने निएंडरथल अवशेषों की खोज की। क्लेयर इस खोज से बेहद उत्साहित थी। यह उसके क्षेत्र में एक बड़ी सफलता साबित हो सकती थी। कितने मजबूत और आकर्षक थे कि निएंडरथल किसी अविश्वसनीय वैज्ञानिक खोज का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस बीच ग्रिक उसे लगातार फोन करता रहता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर अपने काम में इतनी व्यस्त है कि वो जवाब नहीं देती। फिर एक दिन प्रयोगशाला में काम करते समय क्लेयर को अपनी माँ का फोन आता है। खबर दिल दहला देने वाली है। उसकी माँ को कैंसर का पता चला है और डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्लेयर पूरी तरह से सदमे में है और उसका दिल टूट गया है। वो तुरंत अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। अगले कुछ सप्ताह उसके लिए बेहद दर्दनाक होते हैं। वो अपनी स्वस्थ और मजबूत माँ को बीमारी के कारण धीरे धीरे कमजोर होते देखती है। किसी भी बच्चे के लिए अपने माता पिता को इस तरह मरते देखना असहनीय होता है। इस कठिन समय में क्लेयर ग्रिक से फिर से बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि वो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रही है और इसे रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। ग्रिक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। वो उसे एक कठिन लेकिन सच बात बताता है, मनुष्य कभी भी पूरी तरह से अमर नहीं हो सकता। हर जन्म लेने वाला एक दिन मर जाएगा। वो समझाता है कि अगर मनुष्य मरना बंद कर दे, अगर जीवन अनंत हो जाए, तो जन्म और जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। दर्द से बचने की कोशिश में क्लेयर अपने शोध कार्य में और भी गहराई से जुट जाती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। 6 महीने बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है। अब क्लेयर पूरी तरह से अकेली महसूस करती है। शोक से व्याकुल होकर वो सबसे दूर हो जाती है और हफ्तों तक खुद को अलग थलग कर लेती है, दुनिया का सामना करने में असमर्थ। एक दिन कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। ग्रिक को क्लेयर का संदेश मिलता है। वो उससे दोबारा मिलना चाहती है। तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार दोनों मिलते हैं। इस बार वे फिर से अलग न होने का फैसला करते हैं। वे साथ रहने लगते हैं और जल्द ही शादी कर लेते हैं। साल 2030 तक 4 साल बाद उनके अपने बच्चे हो जाते हैं। जीवन आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन क्लेयर अपनी माँ के निधन के सदमे से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाती। उसकी माँ की मृत्यु उसके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। जीवन, मृत्यु और नश्वरता से जुड़े प्रश्न उसे लगातार परेशान करते रहते हैं। वो विज्ञान के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास शुरू करती है। एक दिन क्लेयर और ग्रिक अपने बेटे को पास की संग्रहालय में ले जाते हैं। संग्रहालय के अंदर क्लेयर का ध्यान किसी जानी पहचानी चीज पर जाता है। वहाँ वही प्राचीन कंकाल प्रदर्शित है जिस पर उसने 4 साल पहले शोध में मदद की थी। कई वर्षों के वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद क्लेयर और उसकी टीम ने एक अविश्वसनीय खोज की थी। ये कंकाल थ्रोन नामक निएंडरथल का था, जो 45,000 साल पहले अपने बच्चों के साथ होमो सेपियंस जनजाति में शामिल हुआ था। थ्रोन की हड्डियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहीं और अब उनके अवशेष आधुनिक दुनिया में क्लेयर और ग्रीक के सामने खड़े थे। पिछले 4 वर्षों में क्लेयर के उन हड्डियों पर किए गए शोध ने एक असाधारण सफलता दिलाई कि आनुवंशिक शक्ति और लचीलेपन का अध्ययन करके मनुष्यों इस खोज से मनुष्य अपनी जीवन अवधि को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते थे, जिससे मानवता अमरता के एक कदम और करीब आ जाती। हालांकि वर्ष 2030 तक ये तकनीक अभी भी अधूरी थी। फिर कहानी एक बार फिर आगे बढ़ती है। इस बार वर्ष 2450 में तब तक पृथ्वी रहने योग्य ग्रह नहीं रह चुकी थी। अत्यधिक जनसंख्या और प्रदूषण ने इसे नष्ट कर दिया था। मानवता ने अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति हासिल कर ली थी। उन्होंने बुढ़ापे को नियंत्रित करने के तरीके भी खोज लिए थे, लेकिन अपनी सभी प्रगति के बावजूद वे ज्ञान प्राप्त करने में विफल रहे थे। अब अंतिम बचे अंतरिक्ष यान पर जीना एक दूर के ग्रह की ओर यात्रा करती है जो जीवन का समर्थन कर सकता है। उसका मिशन मानव जाति को पुनर्जीवित करना है। इन 3 अलग अलग समय सीमाओं में मानवता को अलग अलग संघर्षों का सामना करना पड़ता है। पाषाण युग में जीवित रहने का मतलब भूख, बीमारी और जंगली जानवरों से लड़ना था। वर्ष 2026 में जीवित रहना आसान हो गया था। मनुष्यों के पास भोजन, आश्रय और दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में थी। जीवन आरामदायक होने के कारण मनुष्य किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने लगे, मृत्यु को ही परखना। अंततः वे बुढ़ापे को नियंत्रित करने में सफल हो गए, लेकिन ऐसा करने में वे एक महत्वपूर्ण बात भूल गए। वे प्रकृति के साथ संतुलन भूल गए। अत्यधिक जनसंख्या और पर्यावरण विनाश ने अंततः उस ग्रह को ही नष्ट कर दिया जिस पर वे निर्भर थे। आखिर अमरता का क्या मूल्य है यदि रहने के लिए कोई दुनिया ही न बचे? और अब वर्ष 24/50 में मानवता पहले से कहीं अधिक तकनीकी रूप से उन्नत है, फिर भी उनके पास कोई घर नहीं है। अब पूरी प्रजाति का अस्तित्व एक पर निर्भर करता है। ऊर्जा और ऑक्सीजन बचाने के लिए जीना ने अंतरिक्ष यान में लगे एआई रोस्को को बंद कर दिया था। फिर वो एक और साहसिक निर्णय लेती है। वो यान में कृत्रिम रूप से एक बच्ची का जन्म कराती है और उसका नाम वी रखती है। जीना वी के डीएनए को इस तरह प्रोग्राम करती है कि वो सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ेगी। दशकों तक परिपक्व होने के बजाय वी कुछ ही वर्षों में परिपक्व हो जाएगी। रखरखाव में मदद कर सकेगी। यात्रा के शेष 20 वर्षों के दौरान अंतरिक्ष यान के सब कुछ सिखाना शुरू करती है को जीवन रक्षा, पृथ्वी के विनाश और दूसरे ग्रह पर एक नई मानव सभ्यता के निर्माण के। वो वी को एक महत्वपूर्ण सच्चाई भी बताती है। वी कई अन्य संरक्षित भ्रूणों के साथ तेजी से बढ़ने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम की गई है।
जब वे नए ग्रह पर पहुंचेंगे तो वे तेजी से बढ़ेंगे और मानव आबादी के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। और यहाँ हम तीनों समय रेखाओं में कुछ उल्लेखनीय देखते हैं। हर युग में बच्चों को जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें सिखाई जाती हैं। पाषाण युग में बच्चों ने आग जलाना, खाना पकाना और खुद को शिकारियों से बचाना सीखा। वर्ष 2026 में क्लेयर के बच्चे विज्ञान सीखते हुए बड़े होते हैं। DNA, आनुवंशिकी और उम्र बढ़ने को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है ये समझते हैं। और वर्ष 24/50 में बच्चों को तेजी से बढ़ने के लिए इंजीनियर किया जाता है ताकि वे दूसरों को रोने या सोने से जगा सके और मानव सभ्यता के पुनर्निर्माण में मदद कर सके। वी को जीवित रहने का तरीका सिखाने के साथ साथ जीना उसे भविष्य के लिए सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित करती है। वो बताती है कि अंतरिक्ष यान की लैंडिंग के दौरान कुछ गड़बड़ होने पर हमें क्या करना चाहिए। जिनना उसे ध्यान केंद्रित रखने, शांत रहने और भावनात्मक रूप से मजबूत रहने के लिए कहती है, क्योंकि अगर लैंडिंग विफल हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। हर स्मृति, हर कहानी और मानवता का पूरा इतिहास उनके साथ ही लुप्त हो जाएगा। उसी समय सुदूर प्राचीन काल में ट्रोन की बेटी लाक अपने बच्चों को जन्म दे रही है। उसके परिवार के माध्यम से निएंडरथल और होमो सेपियंस पूरी तरह से एक वंश में विलीन हो जाते हैं। समय चलता रहता है, वर्ष दशकों में बदल जाते हैं। अंततः एक बूढ़ा ट्रोन अपनी अंतिम सांस लेता है, लेकिन इस बार वो शांति से मरता है, ये जानते हुए कि उसका परिवार सुरक्षित है। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा और बेटी लाक उस गुफा में लौटते हैं जहां उनकी माँ और छोटे भाई के हाथों के निशान अभी भी पत्थर की दीवारों पर अंकित हैं। वहां उन प्राचीन स्मृतियों के साथ वे ट्रोन के हाथ का निशान भी दीवार पर अंकित करते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे वे उसके अस्तित्व को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरी समय रेखा में क्लार और ग्रिग का बेटा बड़ा होता है और अंततः DNA प्रोग्रामिंग चिकित्सा को पूर्ण बनाता है। अब मानवता के पास उम्र बढ़ने को पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता है। दुनिया भर के लोग अमरता को चुनने लगते हैं। अब कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन क्लेयर और ग्रिग एक अलग फैसला लेते हैं। वे खुद पर दवा का इस्तेमाल न करने का चुनाव करते हैं। इस समय तक वे एक महत्वपूर्ण बात समझ चुके होते हैं, मृत्यु के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। नश्वरता से जीवन में एक तात्कालिकता पैदा होती है और जीवन की क्षणभंगुरता ही उसे मूल्य प्रदान करती है। इसलिए जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो वे इसे स्वीकार कर लेते हैं। वे अपनी शर्तों पर स्वाभाविक रूप से इस दुनिया को छोड़ देते हैं। इसी बीच वर्ष 2450 में अंतिम अंतरिक्ष यान अंततः नए ग्रह पर पहुंच जाता है। जीना के प्रशिक्षण के कारण लैंडिंग पूरी तरह सफल होती है। चूंकि जीना ने इतने वर्षों तक अकेले ही पूरे मिशन को अंजाम दिया था, इसलिए वो इस नई दुनिया की सतह पर कदम रखने वाली पहली इंसान बन जाती है। मानवता के इस नए अध्याय की शुरुआत से पहले जीना एक विशेष उपहार, एक हार देती है। यह वही हार है जो हजारों साल पहले ट्रोन का था, वही हार जो तीनों समय रेखाओं से गुजरा था। अब यह अस्तित्व, परिवर्तन और अनुकूलन का प्रतीक बन जाता है। मनुष्य शायद प्रकृति को कभी पराजित न कर पाए, लेकिन वे उसके अनुकूल ढल सकते हैं। जीना नए ग्रह की सतह पर कदम रखती है। दुनिया खूबसूरत और जीवन से भरपूर है। कुछ ही वर्षों में वे मिलकर एक समृद्ध मानव बस्ती का निर्माण करते हैं। ये ग्रह मानवता का नया घर बन जाता है। कई वर्षों बाद जीना वी के अंतिम संस्कार में चुपचाप खड़ी रहती है। उसने वी को तेजी से बढ़ने के लिए प्रोग्राम किया था ताकि बस्ती तेजी से फैल सके, और यह सफल रहा। मानवता बच गई, लेकिन इस तीव्र विकास की एक कीमत चुकानी पड़ी। वी भी तेजी से बूढ़ी हो गई। वो जीना से पहले बूढ़ी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जीना स्थायी रूप से ग्रह की परिक्रमा कर रही अंतरिक्ष स्टेशन पर चली जाती है और ऊपर से मानवता की नई दुनिया पर नजर रखती है। वो खुद से वादा करती है कि इस बार मानवता उन गलतियों को नहीं दोहराएगी जिन्होंने पृथ्वी को नष्ट कर दिया था, और इस आशापूर्ण संदेश के साथ कि हर युग में मनुष्य नए खतरों का सामना करते हैं, फिर भी किसी न किसी तरह हमेशा जीवित रहने का रास्ता खोज लेते हैं। यह विज्ञान कथा प्रतीकात्मक कहानी समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।